हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस पार्ट में जो भारतीय संविधान का डिटेल पार्ट 3 होगा, इसके अंतर्गत हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या कैसे हमारे संविधान में आगे जो हुआ। पिछले 2 वीडियोस में हमने क्या क्या देख लिया। हमने अपना संविधान का हिस्ट्री जान लिया, संविधान से रिलेटेड जो समितियां बनी थी उसको जान लिया, कौन अध्यक्ष थे, कितने दिन में हमारा संविधान बना वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कि जो हमारा संविधान था उसमें पहले कितने अनुच्छेद थे, सदस्यता किस किस को मिली, कब पारित हुआ, कब उसका पूरी तरीके से हमने उसको अपनाया, ये सब चीजें हमने पिछले पार्ट में जानी थी। आज का जो पार्ट होगा इस जो संविधान से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो कैसा है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, किस संविधान संशोधन के बाद या किस संविधान संशोधन के थ्रू उसको हमने चेंज किया, कहाँ से हमने कौन कौन से देशों से क्या क्या अपनाया है अपने संविधान के लिए, इन सब चीजों को इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का भाग 3, जो कि मेरे द्वारा ब्रिजेश सिंह के द्वारा आपको समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर उद्देशिका एवं विशिष्ट लक्ष्य। तो देखिए, जो मेन इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता रहा हूं कि जो भी उद्देशिका, प्रिएम्बल या जो भी आपका प्रस्तावना होती है, हर संविधान में किसी भी देश का एक संविधान होगा जहां पे उसका प्रिएम्बल होगा और उसमें जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं वो जरूर होगा। तो मेनली जो प्रस्तावना है उसका मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि जो भी संविधान के अंदर आपका लिखा है, जो भी संविधान के अंदर आपको डिटेल दिया गया है, जैसे मान लीजिए हमारा जो संविधान है, अब उसमें 395 अनुच्छेद थे जैसे, और अभी फिलहाल जैसे 448 हैं लगभग, इतने अभी हैं। तो वो सब तो ठीक है, डिटेल्ड में है कि क्या क्या होना चाहिए, लेकिन एक इसका सार एक तरीके से बोलना चाहिए कि जैसे थोड़े से, अब किसी को मान लीजिए 500 पेज की बुक है जीके की, मान लीजिए आप लुसेंट पढ़ते हैं, तो किसी ने पूछा भाई बुक कैसी, इसमें क्या क्या है, तो आप पूरे 500 पेज तो बताओगे नहीं, है ना। कुछ सार बता दो कि ऐसा इतिहास भी है, भूगोल भी है, ये भी है, ऐसा है, ऐसा है। तो वही प्रिएम्बल जो है एक वही काम करता है आपका, कि सार पूरा बता देता है कि आपके संविधान में किस तरीके से व्याख्या की गई है, वो चीज बता देता है। तो अगर कभी आपसे इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया जाए प्रिएम्बल क्या होता है, तो आप इस तरीके से उसको समझा सकते हो कि सर ये ऐसा होता है कि जो उसका मूल्य उद्देश्य है आपके संविधान का, उसको मेनली ये एक्सप्लेन कर देता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। ये जो वर्ड है इसको आप ध्यान दीजिए। मूल उद्देश्य जो भी है उसको स्पष्ट करेगा, आपको समझाएगा कि हाँ मेनली जो हमारा संविधान है वो फोकस्ड किस पे है। उसके आगे भारतीय संविधान के प्रारंभ में भी प्रस्तावना है, ठीक जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि हमारा संविधान है, उसका भी एक प्रस्तावना है, और यह प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान से जुड़ा एक श्रेष्ठ आभूषण है। डायसी ने लिखा है कि संविधान की तुलना उस देसी पौधे से की जा सकती है जो विदेशी भूमि पर नहीं उगता। तो ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये एक दे देंगे कि संविधान की तुलना उस देसी पौधे से की जा सकती है जो विदेशी भूमि पर नहीं उगता। ये किसका कथन था? ये डायसी का कथन होगा, परंतु डायसी का यह कथन भारतीय संविधान पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में देसी व विदेशी अनेक प्रकार के प्रभावों का प्रमुख, देखिए ऐसा क्यों बोला गया है, देसी और विदेशी कई सारी चीजें जो है हमने विदेशों से ली है। जैसे संविधान संशोधन हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, राष्ट्रपति वगैरह का जो भी आपका इलेक्शन होता है, महाभियोग होता है, वो हमने यूएस अमेरिका से लिया है। तो इस तरीके से, इसलिए हम इसको पूर्ण रूप से देसी नहीं बोल सकते, इसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है विदेशी उससे ली हुई हैं। और क्या है आपका कि अनेक प्रकार के लिया गया है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान में अन्य संविधानों की नकल करते हुए अनेक सिद्धांतों को ज्यों की त्यों नहीं ग्रहण किया गया है, ठीक है।
इस प्रकार संविधान निर्माताओं का उद्देश्य ये है कि जो मौलिक संविधान की रचना नहीं वरन एक व्यवहारिक संविधान था। मतलब जो मौलिक संविधान नहीं उसकी रचना ना करके एक व्यवहारिक संविधान की रचना करना था। इसी कारणवश जो है इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, उनका कथन है कि मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, उसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल तथा युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का भी सामर्थ्य है। ठीक, तो अगर देखिए जो ये लाइन है आपकी, इसको समझना थोड़ा सा है, क्योंकि ये मे भी आपको लग रही होगी कि थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सही है। इसमें देखिए मैं बता क्या, देखिए दूसरों शब्दों में भारतीय संविधान में अन्य संविधानों की नकल करते हुए उनके सिद्धांतों को ज्यों का त्यों नहीं ग्रहण किया। यानी कि कुल मिला के बात ये कही गई है कि आपने यूएसए से लिया तो है राष्ट्रपति का, लेकिन ज्यों का त्यों नहीं लिया, थोड़ी बहुत उसमें चेंज कर दिए गए। जैसे कि बोलने का मतलब ये है कि ये जाने का पुल था आपने, ठीक है, मान लीजिए यहां से इस बिल्डिंग में जाने का एक पुल था, तो यूएसए में ऐसा डायरेक्ट सीधा पुल था, ठीक है, यूएसए में ऐसा सीधा पुल था, लेकिन इंडिया ने सेम तो बनाया, पुल सेम तो बनाया, लेकिन उसने सीधा नहीं बनाया। उसने क्या किया, ये दो बिल्डिंग थी, इसमें ऐसा उन्हें जिगजैग करके बनाया। तो बात वही है, यहाँ सीधा था, यहाँ जिगजैग करके बनाया, लेकिन नकल उनने पहले इसी की, तो थोड़ा सा चेंज करके वैसा ही रूप दे दिया। ये कहना चाह रहा था ये वाला लाइन। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में, क्या क्या चीजें हमारे पास है जो एग्जाम में आने की संभावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के वैकल्पिक प्रस्ताव पर आधारित थी। किस पे? वैकल्पिक प्रस्ताव पर आधारित थी। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किया। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो कब ये प्रस्ताव दिया? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा इसको स्वीकारा गया। संविधान सभा की निर्माण समिति ने वैकल्पिक प्रस्ताव के संदर्भ में प्रस्तावना बनाते समय यह महसूस किया कि प्रस्तावना को नए राज्य को परिभाषित करने एवं इसके मूलभूत सामाजिक राजनैतिक उद्देश्यों को परिभाषित करने से रोका जाना चाहिए। यह भी महसूस किया गया कि संविधान के मुख्य भाग में प्रस्ताव से संबंध तथ्य प्रदान किए जाए, मतलब किसी एक राज्य विशेष को परिभाषित ना किया जाए, इसमें पूरे देश को जो है ये किया जाना चाहिए। ये सब चीजें सोची गई। और क्या क्या किया गया? कथन प्रस्तावना का अर्थ विधि का परिचय है। प्रस्तावना का अर्थ विधि का परिचय है। यह संविधान का परिचयात्मक भाग है, यानी कि ये संविधान का एक तरीके से परिचय देता है कि हाँ हमारा संविधान ऐसा है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें आगे आपको मिलेंगी। ये कहता है हमारा जो है प्रस्तावना या प्रियम्बल। तो प्रस्तावना का जो मसौदा था ये तो श्री BN राव जो सलाहकार थे हमारे, उनके द्वारा 30 मई 1947 के अनुस्मारक में तैयार किया गया। बाद में 7 अक्टूबर 1947 के मसौदे में पुनः सम्मिलित किया गया। संविधान सभा की विवेचना के संदर्भ में प्रस्तावना में सुधार भी किया गया। प्रस्तावना जो है संविधान को कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है, अपितु यह उसे दिशा व उद्देश्य प्रदान करती है। मेनली मतलब कोई पावर नहीं है उसके पास, प्रस्तावना में ऐसी कोई पावर नहीं है, लेकिन मेन वो उद्देश्य बताता है कि हमारा जो संविधान है उसका मूलभूत उद्देश्य आखिर है क्या। और अगर बात करें तो एक दिशा देता है कि हाँ इस तरीके से जो है हमारा संविधान आगे बढ़ेगा, आगे इसमें ये चीजें होंगी, और मेनली एक तरीके से हमारा संविधान किस चीज पे बेस्ड है वो बताता है हमारा प्रस्तावना। बात करते हैं आगे, तो यह संपूर्ण संविधान के उद्देश्य को रेखांकित करती है। प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत तथ्य सम्मिलित रहते हैं। किसी एक्ट की प्रस्तावना मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण करती है जिसे कि विधायिका प्राप्त करना चाहती है। इस तरीके से प्रस्तावना का रोल होता है। अब देखते हैं हमारा प्रस्तावना जो आखिर है क्या, उसको एक बार मैं पढ़ता हूं तो आपको समझ में आएगा कि प्रस्तावना है क्या। देखिए हमारा प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और किया जाता है, आत्मकृत किया जाता है या करते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां पर आप एक ये चीज देख रहे होगे, एक ये चीज देख रहे होगे। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ऐसे ये 1 था, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 में 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित, यानी कि पहले जो था ये था जब हमारा संविधान का प्रियम्बल बना था, लेकिन संशोधन के बाद क्या हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाया गया। ठीक है, इसी में दूसरे नंबर पे ये 2 जो लिखा हुआ है आपको यहां मिलेगा, ये है। इसमें क्या बोला जा रहा है, ये भी 42 के संविधान संशोधन में 1976 धारा 2 में 3 इतने में राष्ट्र की एकता के स्थान पर रखा गया। यहां पे पहले सिर्फ राष्ट्र की एकता था, तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया, ऐसे इसको है आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, अब अगर जो ये है इसमें क्वेश्चन प्रियम्बल से यही बनता है कि किस संविधान संशोधन में, हमारे संविधान में ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो है ये सब वर्ड जोड़े गए। तो वही आपको याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में। कैसे याद रखेंगे, लास्ट में 6 है, 4 और 2 को जोड़ने पर 6 होता है, तो 42 याद है, ये कब होता है तो 1976 आपको लगाना है। ये क्वेश्चन जो है आपके प्रियम्बल या प्रस्तावना से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ विशिष्ट तथ्य जो संविधान से रिलेटेड ही है, उद्देश्यता से रिलेटेड है। तो संविधान की प्रस्तावना में संबंधित के ध्येय एवं उसके आदर्शों को जो सारगर्भित रूप करता है, ये सब चीजें। ठीक है, संविधान का मूल प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, तो ये आपको याद यहाँ पर रखना होगा। उद्देशिका में देखिए ये यहाँ पे पूरा जो है आपका वही चीज बताया गया है, यानी कि ये जो पूरा है प्रियम्बल है जो कि हमने पीछे पढ़ा था। तो आई होप कि ये आपको देखिए याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, लेकिन इसको एक बार आपको रीड अच्छे से करना है। जो पॉइंट्स है इनको पढ़ते हैं। पूर्व में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, किंतु बेड़ूबाड़ी बनाम भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को भी संविधान का भाग मान लिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु संसद को कोई ऐसा संशोधन करने का अधिकार नहीं है जो संविधान के आधारभूत ढांचों को विखंडित करता हो। इसका सीधा अर्थ यह है कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित मूल दर्शन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना में भारत को गणराज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत की जनता है। साथ ही संविधान के अंतर्गत कोई पद अनुवांशिक नहीं रहेगा। प्रस्तावना में एक लोकहितकारी लोकतंत्रात्मक प्रशासन की कल्पना की गई है जो भारत की जनता द्वारा निर्मित होगी। लोकतंत्र है, जनता द्वारा ही सरकार बनाई जाएगी। इस प्रकार प्रस्तावना में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति तथा लोकतंत्र के मुखर समर्थक अब्राहम लिंकन की जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन जैसी पवित्र भावना को पूरी तरह आत्मसात किया गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। इसका आशय यह है कि राज्य का अपना कोई पंथ अथवा धर्म नहीं होगा, इसीलिए हम भारत को धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। ठीक है, कोई भी धर्म का भारत में व्यक्ति निवास कर सकता है, ऐसा है, और कई जाति धर्म के लोग हमारे भारत में निवास करते भी हैं। तो उसका मतलब यही है, किसी भी पंथ धर्म का वो है होगा।
राज्य सभी मतों का समान रूप से आदर करेगा तथा किसी भी मत अथवा विचारधारा को जो है प्रश्रय नहीं देगा। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है किंतु वह न्याय योग्य नहीं है। भाग है संविधान का लेकिन उससे कुछ न्याय नहीं होगा, कोई ऐसा न्याय नहीं निकलेगा। कुछ विशेषताएं हमारे संविधान की। मूलतः हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भाग एवं 8 अनुसूचियों में विभक्त है। प्रारंभ से ही हमारा संविधान संसार का सर्वाधिक लंबा एवं विस्तृत संविधान रहा है। संविधान में इसके वर्तमान रूप में एक प्रस्तावना 24 भाग और जिसमें से कि 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 5 परिशिष्ट तथा अध्ययनत 98 संशोधन सम्मिलित है। अभी बहुत सारे 101 संशोधन तक भी जा चुका है जो कि जीएसटी से रिलेटेड था। इसका ढांचा इस प्रकार से बनाया गया है कि सामान्य समय में यह संघ सरकार की तरह एवं आपातकाल में एक एक सरकार की तरह कार्य करता है। यह भारत में सरकार के एक संसदीय तंत्र की स्थापना करता है। यह वयस्क मताधिकार के साथ ही भारत सरकार के तंत्र को भी जो प्रस्तुत करता है। इस तरीके से जो है देखिए हमारा जो संविधान है इसको एक चीज और है, ना ये कठोर है और ना ये नरम है। ठीक है, एकदम बहुत ही टफ भी नहीं है, एकदम कठोर भी नहीं है और एकदम मुलायम नहीं है, इसलिए इसमें जो है बीच का इसको बनाया गया है। बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, तो यह भारत से अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। छुआछूत वगैरह से रिलेटेड इसमें हमारे में आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक उसमें बोला गया है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए मूल अधिकार सुनिश्चित करता है। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार इन सबको सुनिश्चित करता है। यह राष्ट्र की विधायिका एवं कार्यपालिका के निर्देशन हेतु नीति निर्देशक तत्वों की भी व्याख्या करता है। यह विधायिका की कार्यपालिका से स्वतंत्रता स्थापित करता है। यह हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करता है। यह हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करता है जो कि यथाशीघ्र अंग्रेजी का स्थान ले लेगा। विभिन्न सेवाओं में भारतीय के लिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संविधान में संशोधन करने के लिए प्रावधानों का भी निर्माण किया गया है कि कैसे संशोधन किया जाएगा, किस चीज का संशोधन होगा। अब संविधान के प्रावधान एवं उनके स्रोत, तो स्रोत यानी कि कहां से क्या क्या लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत विश्व के अनेक देशों के संवैधानिक प्रावधानों को समाहित किया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ज्यादातर अनुच्छेदों को सटीक तौर पर या मामूली परिवर्तन के साथ ही ग्रहण किया गया है। भारत के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित प्रावधानों के लिए जिन जिन विदेश जो उनसे लिए गए हैं उनकी सूची हम देखते हैं आगे, किन किस चीजों से कहां से क्या क्या चीजें लिए गए। तो देखिए मेनली जैसा मैंने हर पार्ट में बताया कि 1935 से जो है हमने बहुत सारे जो है अनुच्छेद 200 के ऊपर अनुच्छेदों को हमने जो है एज इट इज कॉपी किया था। 395 जो हमारे टोटल अनुच्छेद हैं उसमें। ठीक, बात करते हैं क्या क्या कहां से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। प्रस्तावना कैसा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार एवं उसकी गठन प्रक्रिया, न्यायपालिका एवं स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का चुनाव एवं उस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। तो देखिए मेनली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका मौलिक अधिकार हो गया, वो पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो पूछा जाता है वो यूएसए से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का भी अधिकार यूएसए से लिया गया है। आपका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे महाभियोग, उनका पद, उनके पद की गरिमा, ये सब चीज जो है यूएसए से ही लिया गया है। ब्रिटेन की बात करें, संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, कानून निर्माण पद्धति, संसद का विशेष अधिकार, मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व, भारतीय सेवा प्रणाली का अखिल भारतीय स्वरूप, ये सब ब्रिटेन से लिया गया। मेनली इसमें पूछा जाता है हमारा संसदीय ये वाला और एकल नागरिकता कहां से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मेनली वही एग्जामों में पूछा जाता है, वो आपको याद रखना है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की
प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, विभिन्न क्षेत्रों से माननीय व्यक्तियों का राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाना। तो ये सब चीजें जो है आयरलैंड से ली गई चीज जो है। तो मेनली इसमें याद रखना है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और दूसरा राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य, उनको आपको याद रखना है कि ये दो चीज जो है आयरलैंड से। कौन कौन से? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले व्यक्तियों का, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये तो बिल्कुल ही याद रखना चाहिए। तो क्या क्या याद रखना चाहिए? यूएसए में आपको प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति के जो चुनाव है, ठीक है, ये सब चीजें, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। अब फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस से जो लिया गया है हमारा गणतंत्र पद्धति, बराबरी का दर्जा, प्रेम व भाईचारे की उत्कृष्टता, भावनाओं का समावेश, ये मेनली नहीं पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची, मोस्ट आईएमपी, समवर्ती सूची का प्रावधान। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यही, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ये मेनली है, याद रखना है। उसके बाद राज्य, केंद्र और उसके मध्य संबंध को भी याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी की बात करें, आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियां, तो जर्मनी में आपातकाल, जर्मनी में आपातकाल ज्यादा आता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो आपातकाल की स्थिति राष्ट्रपति से। जापान, कानून प्रक्रिया का स्थायित्व स्वरूप, ये सब एक एक लाइन वाले हैं, ये तो इजीली आपको याद हो जाएंगे कि जापान से क्या लिया गया है? कानूनी प्रक्रिया का स्थापित जो है स्वरूप लिया गया। कनाडा से संघीय शासन लिया गया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में विलय, राज्यपाल की नियुक्ति, जो पूछा जाता है कनाडा से मेन, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन भी कनाडा से लिया गया है। रूस की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, ये तो भूलने वाली बात है ही नहीं, सबको याद ही होगा। मौलिक कर्तव्य जो है हमने रूस से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से मोस्ट आईएमपी, आर्टिकल 368, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। तो मेनली जो पूछा जाता है संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो इस तरीके से जो है हमने चीजें बाहर से भी ली हैं, कुछ अपने भी रूल्स बनाए हैं, और उनको चेंज कर करके थोड़ा थोड़ा हमने अपना संविधान बनाया है। यानी कि जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, उनके द्वारा संविधान को बनाया गया है। तो भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है, मऊ में। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, मऊ को भीमराव अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाएगा। तो उनके द्वारा ये हमारा संविधान बनाया गया है, और इसमें बहुत सारे जो आर्टिकल हैं उनको भी हम आगे के अगले पार्ट में हम आर्टिकल्स के बारे में ही जानेंगे। आर्टिकल्स को मैं बताऊंगा कि कौन सा आर्टिकल क्या करता है, उतना डिटेल में नहीं, फिर धीरे धीरे हम उन सभी आर्टिकल को डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे आने वाले पार्ट में। तो ये पार्ट 3 था जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप लोगों को करना क्या है, अगर वीडियोस हमारे अच्छे लग रही हैं तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम, इन सभी जगह पे हमको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां भी आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।